डॉक्टर जेम्स अरांडा एक इंटरव्यू में एक खतरनाक घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो 1 साल पहले हुई थी। उस समय सुपरमून की वजह से पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग चांदनी के संपर्क में आकर खतरनाक और हिंसक जीव बन गए थे। यह घटना मानवता के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। सबसे डरावनी बात यह है कि यह घटना फिर से हो सकती है क्योंकि एक और सुपरमून आने वाला है। इंटरव्यू में रिपोर्टर डॉक्टर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन डॉक्टर सीधे जवाब नहीं देते। वह बस इतना कहते हैं कि उस दिन चांदनी में बाहर जाने से बचें और अपनी सुरक्षा का पक्का इंतजाम करें। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बार भी मानवता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कहानी वेस्ली मार्शल पर आती है। वेस्ली एक पूर्व सैनिक और वैज्ञानिक हैं। वह अपनी भाभी लूसी और भतीजी एम्मा के साथ रहते हैं। लूसी ने अपने पति को पिछली सुपरमून की घटना में खो दिया था। वेस्ली ने अपने भाई को खोने के बाद ठान लिया है कि अब वह किसी और को नहीं खोएगा। वह अपनी भाभी और भतीजी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वेस्ली अपने घर को सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। वह घर के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा रहा है, जाल बिछा रहा है, दीवारों में बिजली के तार जोड़ रहा है और एक सुरक्षा प्रणाली भी लगा रहा है। इस खतरनाक रात की तैयारी के लिए सभी पड़ोसी डरे हुए हैं और अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं। लूसी की पड़ोसी रेगन एम्मा के लिए मिठाई लेकर आती है। जब वह वापस जाने लगती है तो लूसी उसे कुछ जरूरी सामान देती है और सावधानी बरतने के लिए कहती है। उसी समय वेस्ली अपने पड़ोसी कोडी के पास जाता है। कोडी सड़क पर लापरवाही से बंदूक चला रहा होता है। वेस्ली उससे कहता है कि वह ऐसा करना बंद करे क्योंकि सड़क पर बच्चे खेल रहे हैं और उसने उसकी ईंधन की कैन पर भी गोली चला दी है। कोडी वेस्ली की बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि वह बस उस खतरनाक रात के लिए तैयार हो रहा है जब हर किसी को अपनी जान खुद बचानी होगी। इसके बाद वेस्ली लूसी को बताता है कि उसने घर पूरी तरह से बंद कर दिया है। वह उसे सर्वाइवल के नियम याद दिलाता है। किसी अजनबी के लिए दरवाजा न खोलें, शोर न करें और किसी का ध्यान अपनी ओर न खींचें। वह लूसी से कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए गोली चलाए, खासकर एम्मा की सुरक्षा के लिए, चाहे सामने कोई भी हो। फिर वेस्ली अपनी भतीजी एम्मा से अलविदा कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। वह कहता है कि उसे उनके साथ नहीं रुकना है क्योंकि वैज्ञानिकों को उसकी मदद चाहिए। लूसी वेस्ली को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वेस्ली कहता है कि उसका जाना जरूरी है। आखिरकार वह लड़कियों को घर में सुरक्षित बंद करके चला जाता है। बाहर सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए दौड़ रहे हैं। माहौल डर और चिंता से भरा हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों और सेना के नेताओं के साथ डॉ जेम्स अपनी टीम का परिचय कराते हैं। यह टीम उस समस्या का हल ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और वेस्ली इस टीम का एक अहम हिस्सा है। डॉ जेम्स बताते हैं कि उनकी टीम ने एक सीरम बनाया है जिसे उन्होंने मोनर नाम दिया है। यह सीरम सुपरमून के असर से मानव डीएनए को बचाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह रात इस इलाज को पूरी तरह साबित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद वह सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सुविधा के अंदर वैज्ञानिक और सैन्य कर्मचारी स्वयं सेवकों को परीक्षण के लिए तैयार करते हैं। वे उन्हें चांदनी में उजागर करके सीरम की ताकत को परखने की तैयारी करते हैं। उस रात एक स्थायी और प्रभावी इलाज ढूंढने के लिए परीक्षण शुरू होता है। इस परीक्षण में माइल्स, जो वैज्ञानिक एमी के पति हैं, को चुना गया है। माइल्स को मजबूत जंजीरों से बांधकर एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। सूरज डूब चुका है और पूरी दुनिया डर के साथ सबसे खतरनाक पल के लिए काउंटडाउन में है। वेस्ली और टीम के बाकी सदस्य खास सूट पहनते हैं ताकि सुपरमून की रोशनी से बच सकें। वे उन स्थानों पर जाते हैं जहां परीक्षण के लिए लोग मौजूद हैं। माइल्स के अलावा 3 और लोग हैं, 1 महिला और 2 पुरुष। इसके बाद सुपरमून के पूरे प्रभाव का काउंटडाउन शुरू होता है और वैज्ञानिक तैयार हो जाते हैं। जो महिला परीक्षण के लिए स्वेच्छा से आई थी वह घबरा जाती है और कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है। वह बाहर जाने की बात करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जल्द ही परीक्षण शेड की छत खुलती है और आकाश में एक विशाल चांद दिखाई देता है। यह पल बेहद तनावपूर्ण होता है लेकिन कोई भी स्वयंसेवक रूपांतरित नहीं होता। इससे लगता है कि सीरम काम कर रहा है। वैज्ञानिक खुशी से भर जाते हैं और अगले कदम की तैयारी करने लगते हैं। इस बीच लूसी की सड़क पर एक छाया तेजी से गुजरती है जो कोडी और लूसी का ध्यान खींचती है। लूसी अपनी बेटी एम्मा के साथ होती है। घरों की बत्तियां झपकने लगती हैं जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। लूसी मॉनिटर्स पर देखती है लेकिन उसे कुछ अजीब नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर रीगन अपने घर में अपनी मां को पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। रीगन डर जाती है और घबरा जाती है। तभी अचानक रीगन के पीछे एक राक्षस उठता हुआ दिखता है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार है। उसी समय परीक्षण विंग में डॉ जेम्स उस क्षेत्र में जाते हैं जहां स्वेच्छा से आए लोग मौजूद हैं। वेस्ली उन्हें सीरम दिखाता है जो उत्परिवर्तन के खिलाफ काम कर रहा है। वेस्ली कहता है कि यह उत्परिवर्तन शायद सुपरमून के कारण एक तरह की सोई हुई रक्षा प्रणाली है जो अब सक्रिय हो गई है। जेम्स पूछते हैं कि ऐसा अभी क्यों हो रहा है लेकिन वेस्ली को इसका कारण पता नहीं है। अचानक माइल्स कुछ अजीब महसूस करता है और उसका शरीर धीरे धीरे उत्परिवर्तन की स्थिति में आ जाता है। जेम्स तुरंत आदेश देते हैं कि उस पर सीरम छिड़का जाए लेकिन माइल्स, जो अब राक्षस
राक्षस में बदल चुका है अपने एक हाथ से मशीन को पकड़ लेता है। उसके हाथ पर बाल उगने लगते हैं और वह मशीन को जोर से फेंक देता है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच जाती है। बाकी 3 स्वेच्छा से आए लोग भी तेजी से रूपांतरित होने लगते हैं। इस बीच सुविधा का सिस्टम खराब होने लगता है। एमी जोर जोर से चिल्लाती है कि जल्दी से छत बंद कर दो, लेकिन बिजली का सिस्टम फेल हो चुका होता है, जिससे यह मुमकिन नहीं हो पाता। इस बीच अराजकता बढ़ती जाती है और स्वेच्छा से आए लोग तेजी से राक्षसों में बदलने लगते हैं। वेस्ली को एहसास होता है कि माइल्स भी पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और अब पूरी तरह से उत्परिवर्तित हो रहा है। वह माइल्स पर ट्रैंक्विलाइजर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेअसर रहता है। माइल्स जल्दी ही एक राक्षस में बदल जाता है और एक वैज्ञानिक पर हमला कर देता है। स्थिति और भी खराब हो जाती है। वेस्ली अपने घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करता है। इस बीच एक और वैज्ञानिक निराशा में हर दिशा में गोली चलाने लगता है, यह सोचते हुए कि वह राक्षस को मार देगा, लेकिन गलती से वह एक कैद में बंद व्यक्ति को आजाद कर देता है। अब भेड़िए आजाद हो जाते हैं और वे वैज्ञानिकों पर हमला कर उन्हें खत्म कर देते हैं, जिसमें वह वैज्ञानिक भी शामिल होता है जो बंदूक चला रहा था। कुछ वैज्ञानिकों को सैन्य कर्मी सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं एमी भी बाहर निकलने की कोशिश करती है। रास्ते में वह वेस्ली और उसके घायल साथी से मिलती है। तभी वे एक भयंकर दहाड़ सुनते हैं और दिशा बदलकर एक अन्य कमरे में छिप जाते हैं। राक्षस उन्हें देख लेता है और पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वे मुश्किल से खुद को एक कमरे में बंद करने में सफल हो जाते हैं। इस बीच लूसी अपने कैमरों पर इन राक्षसों की हरकतें देखकर डर जाती है। कोड़ी बाहर एक पेड़ पर राक्षस को देखता है और अपनी बंदूक से निशाना साध कर गोली चलाने लगता है। दूसरी ओर वेस्ली के घायल साथी और एमी का घायल दोस्त अपनी चोटों को सहन नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। एमी चाहती है कि वे वहीं रुकें और मदद का इंतजार करें, लेकिन वेस्ली कहता है कि कोई मदद नहीं आएगी। वह कहता है कि अगर वे वहीं रुके रहे तो वे मर जाएंगे। एमी उसे याद दिलाती है कि उन दीवारों को छोड़ने का मतलब चांदनी का सामना करना और राक्षसों में बदलना है, लेकिन वेस्ली कहता है कि वे सीरम के फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडी अभी भी बाहर सतर्कता से निशाना साध रहा होता है। तभी अचानक एक फ्रीजर खिड़की से टूटकर उड़ता हुआ आता है और कोडी को दूर फेंक देता है। कोडी चांदनी के संपर्क में आ जाता है और उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। इस बीच वेस्ली और एमी चुपचाप सुविधा के अंदर राक्षसों से बचते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां वे जो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि सीरम का प्रभाव केवल 1 घंटे तक रहता है। वेस्ली एक घड़ी सेट करता है ताकि समय का ध्यान रखा जा सके। वह एमी से कहता है कि अगर उनमें से कोई भी रूपांतरित हो जाए तो दूसरे को अकेले आगे बढ़ना होगा। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे माइल्स को पूरी तरह रूपांतरित होता हुआ देखते हैं। वेस्ली उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे रोक लेती है। एमी गैस कंटेनर पर गोली चलाकर माइल्स को चौंका देती है और वे किसी तरह राक्षस से बच निकलते हैं। वेस्ली और एमी एक कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वेस्ली का अगला लक्ष्य लूसी के घर पहुंचना है। रास्ते में वह कॉल करता है ताकि यह पता कर सके कि लूसी और एम्मा सुरक्षित हैं या नहीं। लूसी उसे बताती है कि हालात खराब हो रहे हैं और उसने एक भेड़िए को कोडी के घर में घुसते हुए देखा है। तभी लूसी को बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आती है। यह रीगन है जो तिरपाल में लिपटी हुई है और अभी तक रूपांतरित नहीं हुई है, मदद के लिए चिल्ला रही है। लूसी जो उसे इतनी असुरक्षित हालत में देखती है, मदद करना चाहती है, लेकिन जानती है कि यह बहुत बड़ा जोखिम होगा। फोन पर वेस्ली जोर से चिल्लाता है और उसे याद दिलाता है कि किसी भी हाल में दरवाजा न खोले। वह उसे सर्वाइवल के नियम याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी अपने पड़ोसी को ऐसी हालत में देखकर फैसला करती है कि वह उसकी मदद करेगी। वह कैमरे के साउंड सिस्टम से रीगन से बात करती है और उसे शांत रहने को कहती है। लूसी उसे भरोसा दिलाती है कि वह तुरंत वहां आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक राक्षस अचानक रीगन पर कूदता है और उसे खींच कर ले जाता है। इसी बीच वेस्ली और एमी की कार के सामने एक बस आ जाती है। टक्कर टालना असंभव हो जाता है। लूसी वेस्ली से संपर्क करने में नाकाम रहती है और देखती है कि एक भेड़िया रीगन को कितनी बर्बरता से खा रहा है। वह यह दृश्य देखकर आंसुओं में डूब जाती है। राक्षस जोर से दहाड़ता है, जिससे लूसी और उसकी बेटी और ज्यादा डर जाती हैं। वेस्ली और एमी टक्कर से बच जाते हैं, लेकिन उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। उन्हें जल्दी से कार से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि कार में आग लग चुकी होती है। कुछ ही देर में एक बड़ा धमाका होने वाला होता है। काफी मुश्किलों के बाद वेस्ली और एमी किसी तरह राक्षस से बचने में सफल होते हैं। वहीं कोडी, जो अब एक राक्षस बन चुका है, रीगन का शव उठाकर लूसी के घर की बिजली वाली तारों से टकराता है ताकि वे खराब हो जाएं। लूसी एम्मा को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए कहती है और खुद बाहर जाती है। वह देखती है कि राक्षस कोडी वहीं खड़ा है। लूसी तुरंत पेपर स्प्रे निकालती है और उसके चेहरे पर छिड़क देती है। कोडी दर्द से चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। इस बीच वेस्ली और एमी पैदल चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे राक्षसों का ध्यान खींचे बिना चुपचाप आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर उन्हें भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है जो एक कार को तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता,
इसलिए वे धीरे धीरे और सावधानी से झुंड के पास से गुजरने की कोशिश करते हैं। वेस्ली और एमी सड़क के दूसरी तरफ मौजूद कारों की तरफ रेंगते हुए बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक राक्षस उनकी गंध सूंघने लगता है और उनकी मौजूदगी का पता लगाता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वेस्ली एमी को जल्दी से एक कार के नीचे खींचता है, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी गंध सड़क पर मौजूद दूसरी गंधों में मिल जाएगी। राक्षस उस जगह पहुंचता है जहां वे छिपे हुए होते हैं। वह कार की खिड़कियां तोड़ने लगता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वेस्ली और एमी सहमे हुए चुपचाप कार के नीचे लेटे रहते हैं। तभी राक्षस झुककर हवा को सूंघने लगता है, जिससे उनकी घबराहट और बढ़ जाती है। हालांकि राक्षस को यह समझ नहीं आता कि वेस्ली और एमी कार के नीचे छिपे हुए हैं। भेड़िया कोड़ी, जो अब लूसी के घर के पास है, अपनी आंखों की जलन को पानी डालकर कम करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है, वह जोर से डरावनी दहाड़ लगाता है। लूसी, जो यह सोच रही थी कि भेड़िया चला गया है, इस आवाज से और ज्यादा डर जाती है। उधर वेस्ली और एमी कार के नीचे से बाहर निकलते हैं। वे चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि राक्षस वहां से चले गए हैं, लेकिन तभी उनकी घड़ी बीप करने लगती है, जो यह बताती है कि 1 घंटा पूरा हो गया है और सीरम का असर खत्म होने वाला है। घड़ी की आवाज सुनकर राक्षसों को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। वेस्ली और एमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। वे रास्ते में एक सुपरमार्केट का गेट देखते हैं जो बंद हो रहा होता है। वे तेजी से दौड़ते हैं और अंदर घुसने में कामयाब होते हैं। अंदर वे एक लड़के को देखते हैं जो गेट बंद कर रहा था। लड़का उन्हें जल्दी से अंदर जाने को कहता है। सुपरमार्केट के अंदर वेस्ली और एमी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पहले से कुछ लोग छिपे हुए हैं। तभी उनमें से कुछ लोग एमी को रोक लेते हैं और ब्लेड निकालकर उसे धमकाने लगते हैं। वे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे वैज्ञानिक हैं और एक इलाज पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक मास्क पहने आदमी कहता है कि कोई इलाज नहीं हो सकता और पूछता है कि उन्हें बाहर के राक्षसों के बीच फेंकने का क्या कारण हो सकता है। वेस्ली उसे समझाता है कि वह सिर्फ अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए उसे इमारत के नीचे बनी सुरंग का इस्तेमाल करना होगा। आदमी थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि वह उन्हें सुरंग के दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन इसके बाद उन्हें अकेले जाना होगा। दूसरी तरफ लूसी कैमरों में देखती है कि सड़क पर राक्षसों की भीड़ जमा हो रही है। वह समझती है कि वे किसी योजना के तहत इकट्ठा हो रहे हैं। वेस्ली और एमी सुरंग में सावधानी से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वे एक बंद गेट तक पहुंचते हैं तो वेस्ली उसे खोलने के लिए गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, एक राक्षस पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे राक्षस से लड़ने की कोशिश करते हैं। राक्षस गेट को तोड़कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। उनका एकमात्र लक्ष्य अब अपनी जान बचाना है। एमी डर और सदमे से बेहोश हो जाती है। वेस्ली उठने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे फिर से नीचे गिरा देता है। राक्षस उस पर झपटता है, लेकिन वेस्ली जल्दी से एक लोहे की छड़ी पकड़ लेता है और उसे राक्षस के शरीर में घुसा देता है। इससे राक्षस तुरंत मर जाता है। एमी को होश आ जाता है और वह वेस्ली को उठने में मदद करती है। दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आखिरकार सड़क तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन सुपरमून की रोशनी से बचने के लिए वे रुक जाते हैं। वे खुद को एक तंबू से ढक लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पास में एक स्टोर नजर आता है और वे उसमें घुस जाते हैं, लेकिन गलती से अलार्म चालू हो जाता है। उन्हें तुरंत एहसास होता है कि अलार्म की आवाज राक्षसों को उनकी ओर खींच सकती है, इसलिए वे जल्दी से इसे बंद कर देते हैं। अब स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। उनके पास सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए सीरम बचा है, लेकिन सीरम गर्म हो गया है और इसे ठंडा करने की जरूरत है। इसलिए वे स्टोर के फ्रीजर का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। लूसी के घर में क्योंकि बिजली की घेराबंदी अभी भी चालू है, वह और उसकी बेटी थोड़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। राक्षस जानते हैं कि वे इसे पार नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे राक्षस कैमरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 2 कैमरे बचे हैं और लूसी को अब आसपास की चीजें साफ नहीं दिख रही हैं। उधर वेस्ली और एमी स्टोर में हैं और सीरम ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान वेस्ली एमी से अपने मन की बात कहता है। वह बताता है कि वह हमेशा दुनिया भर में मिशनों पर व्यस्त रहा, इसलिए उसने कभी परिवार शुरू करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उसे अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी महसूस हुई। वह कहता है कि वह नहीं जानता कि वह यह जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहा है या नहीं। एमी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह इस मुश्किल समय में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और यही सबसे जरूरी है। सीरम सही तापमान तक पहुंच जाता है। एमी इसे ठंडा रखने के लिए कुछ ढूंढने जाती है, जबकि वेस्ली पास से आ रही एक अजीब आवाज की जांच करने के लिए निकलता है। वह एक युवती को देखता है जो पीठ करके बैठी होती है और जैसे कुछ खा रही हो। वेस्ली उसे रुकने और पलटने को कहता है। जब वह लड़की मुड़ती है तो वेस्ली देखता है कि वह आधी राक्षस बन चुकी है और एक बिल्ली खा रही है। वेस्ली उसे गोली नहीं मारना चाहता और उसे पास न आने की चेतावनी देता है, लेकिन वह चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर बढ़ती है। तभी एमी वहां पहुंचती है और अपने टेसर से उसे बेहोश कर देती है। इस बीच लूसी के घर के बाहर राक्षस कोड़ी के आदेश मानते हुए हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे बिजली के घेराव को तोड़ने की कोशिश
कोशिश में बार बार उससे टकराते हैं। इस वजह से घर की लाइट्स झपकने लगती हैं। लूसी अपनी शॉटगन तैयार करती है और खुद को सबसे बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लेती है। वह बाकी कैमरों के माध्यम से देखती है कि एक राक्षस एक खंभे को गिराकर दीवार पर डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। अब राक्षसों को लूसी के घर में प्रवेश मिल चुका है। केवल दरवाजे और बैरिकेड्स ही बाकी हैं, जो राक्षसों को घर में पूरी तरह से घुसने से रोक रहे हैं। जाल कुछ राक्षसों को फंसाते हैं, लेकिन बाकी लोग पहले ही दरवाजों और खिड़कियों पर जोर से दस्तक देने लगे हैं। लूसी और एम्मा पूरी घर में आपातकालीन बत्तियां फैलाती हैं और हमले के लिए तैयार होती हैं। लिविंग रूम में लूसी देखती है कि एक राक्षस छत पर है, लेकिन वह देखती है कि वह वेस्ली द्वारा लगाए गए जाल में फंस गया है, जिससे उन्हें और समय मिलता है। सीरम की एक और खुराक लेने के बाद वेस्ली और एमी आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलते हुए वे लूसी के घर पहुंचने के लिए एक ऐसे समूह से मिलते हैं जो सुपर मून की रोशनी से बचने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और जो राक्षसों के एक झुंड से लड़ रहे हैं। वेस्ली इसे एक मौका समझता है ताकि वह अपनी भाभी के घर जल्दी पहुंच सके। सशस्त्र समूह कुछ समय के लिए राक्षसों के झुंड को दूर करने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वेस्ली और एमी खुद को दिखाते हैं और गोली न चलाने की विनती करते हैं, तो वे बार बार ये बताते और पुष्टि करते हैं कि वे सुपर मून की रोशनी से सीरम की वजह से सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी पुरुष उनकी बात नहीं मानते। तभी एक राक्षस एक सशस्त्र व्यक्ति पर हमला कर देता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। इससे वेस्ली और एमी को क्रॉस फायर से बचने के लिए अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगती है। सशस्त्र लोग हार मान लेते हैं, यह सोचते हुए कि वे और नहीं लड़ सकते। राक्षस उन्हें और घेरने लगते हैं। एमी को अपने बचाव के लिए एक तरीका सूझता है। वह कहती है कि उसके पास एक सिद्धांत है जिसे परखा जाना चाहिए। वह वेस्ली को समझा लेती है कि उसे लूसी तक पहुंचने की जरूरत है और वह उससे कहती है कि वह मरने न जाए। एमी राक्षसों का ध्यान आकर्षित करती है और उनमें से एक उसकी ओर भारी कदमों से बढ़ता है। राक्षस उसे सूंघता है, लेकिन तुरंत हमला नहीं करता, बस हल्का सा काटता है। एमी फिर राक्षस के सामने खड़ी हो जाती है और जोर से आवाज करती है, जिससे राक्षस गुस्से में आकर डरावनी आवाज करता है। उसी समय वेस्ली एक कार की छत से शोर मचाता है और एक मशीन गन से राक्षसों पर गोलियां चलाता है, जिससे वे भागने लगते हैं और शरण लेने की कोशिश करते हैं। जब राक्षस भाग जाते हैं, वेस्ली एमी से कहता है कि वह दौड़े और कार में बैठकर भागे, लेकिन इससे पहले कि वह कार में बैठ पाती, एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर ऊपर की ओर खींच लेता है। वेस्ली उसे देखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और दोनों राक्षस और एमी उसकी नजरों से बाहर हो जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। लूसी तक पहुंचने की जरूरत है, इसलिए वेस्ली तुरंत कार चलाकर निकल पड़ता है। लूसी पहले ही छत से गोलियां चला चुकी है, कुछ राक्षसों को मारते हुए। लूसी ने अब तक छत से कई गोलियां चलाकर कुछ जानवरों को मार दिया था। वे अब भी घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और गोलियां खत्म हो जाने के बाद लूसी और उसकी बेटी मुश्किल में फंस गई थी। छत, दरवाजे और बैरिकेड्स अब काम नहीं कर रहे थे और एक एक करके जानवर घर में घुसने लगे। लूसी और उसकी बेटी छिपने की जगह ढूंढ रही थी। तभी अचानक बाहर एक हॉर्न की आवाज आई। ये वेस्ली था, जो जानवरों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। जानवर फिर सड़क पर इकट्ठा हो गए और वेस्ली उनकी तरफ बढ़ते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी जानवर, जो कोड़ी था, वाहन की बोनट पर कूद जाता है, जिससे वेस्ली एक घर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब उन्हें लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, तो लूसी और उसकी बेटी एक और जानवर से हैरान हो जाती हैं, जो उनके पास आ रहा था और दीवार को तोड़कर अंदर घुसता है। वे एक और कमरे में दौड़ते हैं और लूसी एम्मा को अलमारी में छिपा देती है। लूसी दरवाजे के पीछे छिपकर उस जानवर का इंतजार करती है। जब वह अंदर आता है तो सीधा एम्मा की ओर बढ़ता है। लड़की उस जानवर पर स्प्रे करती है और लूसी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फेंक दिया जाता है। अपनी माँ को खतरे में देख एम्मा चाकू से उस जानवर पर वार करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता और जैसे ही वह हमला करने वाला था, लूसी एक कुल्हाड़ी लेकर उस जानवर पर वार करती है। वेस्ली घर के पास आता है और लूसी और एम्मा को पुकारता है और यह देखकर राहत होती है कि वे दोनों जीवित हैं। वेस्ली यह जांचता है कि दोनों घायल नहीं हैं और फिर अगले हमले के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ कोडी अभी भी जीवित है और कार से बाहर निकलने वाला है। गोलियां खत्म हो चुकी हैं और बाहर के जानवर से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। वेस्ली के पास एक आखिरी निराशाजनक विचार आता है। वह दोनों से अलविदा लेता है, एम्मा को हमेशा मजबूत और बहादुर रहने के लिए कहता है, फिर लूसी को एक घड़ी देता है जो 15 मिनट के लिए सेट की जाती है, यानी सूर्योदय तक का समय। फिर वह बाहर जाता है और चूंकि अब सीरम का असर खत्म हो चुका है, वह भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है ताकि कोड़ी से बराबरी पर लड़ा जा सके। दोनों जानवरों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जल्द ही वेस्ली को बढ़त मिल जाती है और वह अपने दुश्मन को हरा देता है, यह जानते हुए कि अब वेस्ली भी एक राक्षस बन चुका है। लूसी जल्दी से एम्मा को सुरक्षित जगह पर छिपाती है। फिर वह सुनती है कि वेस्ली के वेयरवुल्फ के भारी कदम पास आ रहे हैं। जब लूसी को फर्श पर एक आखिरी शॉटगन शेल मिलती है, तो वह अपने हथियार को लोड करती है और इससे पहले कि जानवर अंदर आ सके, वह वेस्ली से प्रार्थना करती है कि वह अंदर किसी तरह की मानवता महसूस करे, लेकिन वह अंदर
आता है और पास आता है। लूसी वेस्ली की यादों को वापस लाने के लिए एक पारिवारिक फोटो उठाती है। जानवर हमला नहीं करता, लेकिन जल्द ही वह उठता है और जोर से गर्जना करता है, जिससे लूसी गिर जाती है। वह शूट करने की तैयारी करती है, तभी उसकी घड़ी बीत करने लगती है, जो बताती है कि सूरज उग चुका है। फिर एक आखिरी कोशिश में वह खिड़की पर गोली मार देती है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। बाहर सूरज तेजी से चमकता है और वेस्ली किसी भी खतरे से पहले सामान्य होने में सफल हो जाता है। और इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।